नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं और ज्योग्राफी के समापन की ओर हम आ रहे हैं सिलेबस के अनुसार। और इसके बाद एक क्लास और होगी ज्योग्राफी की और उसके बाद आपकी ज्योग्राफी समाप्त और फिर हम चलेंगे इकोनॉमी की तरफ, क्योंकि हमने इतिहास आंदोलन जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन और ज्योग्राफी को समाप्त किया है। फिर हम चलेंगे इकोनॉमिक्स की तरफ और फिर बाद में संविधान। बस ऐसा मान चलिए 10 से 15 दिन का और है आपका सिलेबस जो जीएस वाला है। और उसके साथ साथ हिंदी गद्यांश भी हमारा चल रहा है। 7:30 बजे वो हमारी क्लास आ जाती है गद्यांश की, और 8 बजे जो है हमारी क्लास आती है वो गद्यांश की क्लास के बाद। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं कवर बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और उसका नाम है टाइम जोन। टाइम जोन क्या होते हैं? तो देखिए बच्चा, हम आज जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करने वाले हैं अक्षांश, देशांतर और देशों के टाइम जोन की, किस देश में कितने टाइम जोन है। ठीक है, अब पहली बात ये आती है कि हमें ये टाइम जोन है क्या, इनके बारे में क्या बात करनी है। तो इत्मीनान से आप कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, क्लास चाहे कितनी भी लंबी हो, परंतु हम आज इस क्लास को स्किप नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, ज़रूरी है हमें अपने लिए पढ़ना है, क्योंकि ये क्लास हमारी अपने लिए है। क्योंकि आज हमने अगर इस क्लास को समझा तो हमें इस पृथ्वी का, इस पृथ्वी पर समय, इस पृथ्वी पर तिथि, इस पृथ्वी पर क्यों रह रहे हैं हम, सारी चीज़ों का अध्ययन जो हमें होगा, क्योंकि ज़रूरी है हमको हमारी बेसिक जानकारी होना। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वी के तल पर किसी भी देश, पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का जब पता लगाना होता है हमको कि वह नगर कहाँ है, वह देश कहाँ है, तो हमें अक्षांश और देशांतर का अध्ययन करना पड़ता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा बच्चा कि अक्षांश और देशांतर क्या है। वो सारी बात करेंगे, आप चिंता ना करो, हम सारी बात एक एक करके करेंगे कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। अगर आप अभी बताओगे आप कहाँ रहते हो, तो हम बताएंगे हम मुरादाबाद में रहते हैं। फिर आप कहोगे कि मुरादाबाद कहाँ पर है, हम बताते हैं यूपी में है। फिर आप कहोगे यूपी कहाँ पर है, हम कहेंगे भाई उत्तर जो भारत में है। अब अगर आप विदेश में कहीं जाओगे तो आप कहोगे भारत कहाँ है, तो आप कहोगे भारत कहाँ है। तो भारत की जब स्थिति बताओगे आप कि 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक हमारा दक्षिण से उत्तर, और 68 डिग्री 7 अंश देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर तक, ये जो एरिया है ये भारत है। तब उनको समझ में आएगा अरे ये तो भारत की बिल्कुल अच्छी वाली स्थिति इन्होंने बता दी है। अब वहाँ पर आप नहीं बताओगे कि यो यहाँ जो है इस गांव से इस देश तक साइड में जो है वो भारत है, ऐसे नहीं बता पाओगे वहाँ कि साहब चीन के पास में भारत है। ठीक है, तो आपकी मतलब जो स्थिति है उसको बताने के लिए, इसे किसी भी देश की स्थिति बताने के लिए, किसी भी नगर की स्थिति बताने के लिए बच्चा हमको अक्षांश देशांतर का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूर्णन जो करती है, अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है वो पश्चिम से पूर्व करती है। ठीक है बच्चा, अब जो पश्चिम से पूर्व करती है तो किसी न किसी चीज़ पे तो करती होगी। तो हमें 2 बिंदु दिखाई देते हैं और उनको हम कहते हैं नॉर्थ पिलर और साउथ पिलर। ये हमारी प्रधान दिशाएं होती हैं, जिसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं बच्चा। तो पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। अब दोनों ध्रुवों को आपस में, दोनों ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को आपस में मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा से जुड़ी होती है, और उस रेखा को हम क्या कहते हैं, मध्य बिंदु अक्ष कहते हैं। ठीक है बेटा, और अक्षीय रेखा घूर्णन पृथ्वी के दोनों अक्षांशों को 2 भागों में बांटती है। ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी, परंतु उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि बच्चा क्या होता है ये ग्लोब और क्या है अभी जो हमने बताया क्या है। तो देखिए बच्चा, ये हमारा एक ग्लोब है, ये ग्लोब है बेटा। क्या है ये ग्लोब है बच्चा। ठीक है, और इस ग्लोब पर यहाँ पर एक पिलर है और यहाँ पर भी एक पिलर है। इसको हम कहते हैं नॉर्थ पिलर, इसे हम कहते हैं साउथ पिलर। क्या कहते हैं? साउथ। इसे हम कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं बच्चा? दक्षिणी ध्रुव। इसे कह सकते हैं हम उत्तरी ध्रुव। क्या कह सकते हैं? उत्तरी ध्रुव बच्चा। ठीक है, इतनी बात थोड़ा सा याद रखो। ये हमारी क्लियर। अब बच्चा बात आती है ये कि हम इससे आगे क्या करना चाह रहे हैं। अब क्या है समझिए। पहले तो मैं आपको मोटी मोटी तरीके से बात बता देता हूँ। देखिए, जो हमारी उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिण ध्रुव होता है, तो इसको तो हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं, इस वाले पक्ष को हम कह सकते हैं
पूर्वी गोलार्ध क्या कह सकते हैं? पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं बच्चा। क्या कह सकते हैं? पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं बच्चा। और इसको हम क्या कह सकते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध बच्चा इसको कह सकते हैं। तो पूर्वी गोलार्ध हो गया, पश्चिमी गोलार्ध हो गया है, ठीक है। वहीं पर अब हम एक ग्लोब और बनाएंगे। ये यहाँ पर एक रेखा निकल कर आती है जिसे हम कहते हैं, ये बिंदु है और ये बिंदु है, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं बच्चा? इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या होता है बच्चा? उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, ठीक है। और नीचे जो होगा वो आपका क्या हो जाता है? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है बच्चा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए पहले। यानी कि हमारी ये जो रेखा होती है इसे कहते हैं यामोत्तर रेखा। इसे क्या कहते हैं? यामयोत्तर रेखा। क्या कहते हैं इसको? यामोत्तर रेखा कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी, हमारे ग्लोब को दो भागों में बांटती है, और किसमें? पश्चिमी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में बच्चा इसको बांटती है। जबकि ये जो रेखा होती है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा, ठीक है बच्चे। ये हमारी जो है ग्लोब को कितने भागों में बांटता है? दो भागों में बांटता है, ठीक है। ये क्या होता है? ग्लोब को दो भागों में बांटता है, और एक होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध और बच्चा एक होता है दक्षिण गोलार्ध। ये भी 0 डिग्री अक्षांश होती है। क्या होती है? 0 डिग्री अक्षांश होती है बच्चा। और ये क्या होती है? 0 डिग्री देशांतर होती है। 0 डिग्री देशांतर होती है बच्चा। इतना थोड़ा सा भी याद रखेंगे पहले फ़िलहाल में। आप अगर इतनी बात आपको याद आ गई होगी, हो गया होगा इतना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है भैया। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतना तो हो गया ना, क्लियर। चलो थोड़ा सा भी मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। यहाँ पर कुछ बातें बेसिक आपको समझेंगे हैं। इतना अगर आपने कर लिया है तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। और अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है ना। चलिए अब तो पता चली गया है क्या पढ़ रहे हैं हम। अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ आपको। क्या वो पॉइंट क्या है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को बेटा हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं? जोन बोल देते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा? गोर कहलाती है। क्या कहलाती है? गोर कहलाती है। अब इसमें ये तो बात सबको पता है, अक्षांश रेखा ये होती हैं, तो इस वाली रेखा को, इस वाले क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं? इस वाले क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं? कटिबंध कहते हैं। देशांतर रेखा बच्चा क्या होती हैं? वो ये होती हैं। तो इस वाले क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं? इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक अक्षांश ये खींची, एक अक्षांश ये खींची, एक देशांतर ये खींची, एक देशांतर खींची, तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे हम? यानी कि दो देशांतर और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को हम क्या कहेंगे? ये वाली बात जो है प्रश्न चिन्ह बन जाता है कहीं ना कहीं। तो बच्चा इसको जो हम कहेंगे वो कहेंगे ग्रिड। क्या कहेंगे? इसको ग्रिड कहेंगे। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है बच्चा। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करूँ। अब तो हम समझ ही गए हैं बातों को, कुछ बेसिक बातों को समझ ही गए हैं। अब घबराने की कोई बात है नहीं हमारी। अब हम आते हैं पूरे मुद्दे पर कि अब कहाँ से शुरू करनी है बातें हमें और कहाँ से हमें करना है समापन, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो है एक ग्लोब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ग्लोब बनाएंगे, ठीक है। अच्छा सा, प्यारा सा, सुंदर सा एक ग्लोब बनाएंगे। ये सुंदर तो बना नहीं, पहले तो बड़ा सुंदर बना था, ठीक है भाई। तो एक अच्छा सा ग्लोब बनाएंगे जिसमें कि आपकी कंडीशन जो है कुछ विकट हो जाए। चलिए अभी भी कुछ गड़बड़ हो गई है, चलो कवर करेंगे आपका, क्योंकि तीसरी बार के बाद फिर करना नहीं चाहिए प्रयास, ठीक है। कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है, कुछ नहीं बहुत बेहतर है भाई, है नहीं? मैं देख लूँ साइड से आके। चलो कुछ बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है। चलिए तो ये है हमारा ग्लोब। सबसे पहले मैं यहाँ लिखते हैं इसको और एक पॉइंट यहाँ लिखते हैं। तो ये तो है हमारा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है बच्चा। और ये जो है हमारा, ये है दक्षिणी ध्रुव। अब बता दो कोई अभी तक कोई दिक्कत हो तो? नहीं है ना।
यहाँ पर एक रेखा खिंची होती है जिसे कहते हैं भू और मध्य रेखा। क्या कहते हैं बच्चा इसको? भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। अब ये वाला भाग जो है ये हो चुका है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हो चुका है बच्चा, और ये वाला भाग जो हो चुका है वो हो चुका है दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत हो तो बता देना, फिलहाल मैं वैसा कोई दिक्कत आने दूंगा नहीं मैं इसमें, ये शर्त है। ठीक है भाई। भूमध्य रेखा को बेटा हम क्या कहते हैं? विषुवतीय रेखा भी कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? विषुवतीय रेखा भी हम इसको कहते हैं, विषुवतीय रेखा भी इसको बच्चा हम कहते हैं। ठीक है भाई। अब कहने के बाद ये है कि ये जब विषुवतीय रेखा इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक नदी है, एक नदी है कांगो नदी। कांगो नदी इसे 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। तो आपको एक तो एग्जाम में वाला क्वेश्चन आना है, कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर बच्चा? अफ्रीका महाद्वीप में है। इतनी बात थोड़ी सी याद रख लेना। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ थोड़ी सी कि भूमध्य रेखा की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है? यहाँ वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। अब वो 2 दिन कौन कौन से हैं? एक तो बच्चा होता है हमारा 21 मार्च। क्या होता है? 21 मार्च को सीधी रहती हैं, और दूसरा 23 सितंबर को। तो हम इसे कह सकते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होती हैं। भूमध्य रेखा पर क्या होती हैं? दिन रात बराबर होती हैं। ठीक है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो न्यूनतम होता है। तो क्या होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? न्यून होता है। इसका मतलब ध्रुवों पर क्या होता है? अधिक होता है। ध्रुवों पर क्या होगा? फिर उसका अधिक होगा, बढ़ जाता है। तो जब हम ऊपर चलेंगे तभी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इधर भी आएंगे ध्रुव की ओर भी, तो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये तो पक्का है कि ध्रुवों की ओर दोनों तरफ जाने पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। इस बात को अच्छे से मान लो, आप अच्छे से मान लो इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कौन कौन से महाद्वीप को काटता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरता है ये। ठीक है बच्चा। तो अगर मैं यहाँ पर एक बात लिख दूँ, एक बात यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि कौन कौन सी जगह हैं, कहाँ कहाँ पर ऐसा है, समझ गए नहीं? तो आपको ना थोड़ी सी दिक्कत पहुँचेगी, आपको यहाँ थोड़ी दिक्कत पहुँचेगी कि क्या होगा। तो देखिए क्या, ये जो है अफ्रीका कहाँ कहाँ निकल के जाती है? ये निकल के जाती है एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में होकर निकलती है। कहाँ निकलती है? एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में होकर गुजरती है। तो इतनी बात आपको यहाँ से हो चुकी है किसके बारे में? भूमध्य रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल न्यून होता है। ठीक है, बड़ा बढ़िया बात है। भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है, अफ्रीका में है। भूमध्य रेखा पर 2 बार सोने की किरणें पूरी पड़ती हैं। भूमध्य और 21 मार्च 23। अब भूमध्य रेखा पर वर्ष भर गर्मी होती है। क्या होती है? गर्मी होती है। ये सबसे उष्ण क्षेत्र होता है। कैसा होता है? सबसे उष्ण क्षेत्र होता है बच्चा। तो इतने तो याद रख ही लोगे आप यहाँ। ठीक है भैया, क्या कर लोगे? उष्ण क्षेत्र होता है। इतनी बात आ चुकी है। चलिए अब हम भूमध्य रेखा को तो यहाँ से खत्म ही कर देंगे। भूमध्य रेखा को तो हम यहाँ इधर तो पढ़ ही रखा हमने। ठीक है, चलो इधर ही लिख देते हैं। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ऊपर ही लिखेंगे एक साइड ही। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, मतलब भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी जी का मान जो होता है वो कैसा होता है? न्यून होता है। जी का मान कैसा होता है बच्चा? न्यून होता है। इतनी बात आ गई है, ये हमें पता चल गया है। ये जो होती है वो कितनी होती है? 0 डिग्री अक्षांश होती है। कितनी होती है? 0 डिग्री अक्षांश होती है। तो अब बच्चा क्या होता है कि जब ग्लोब पर हमारे ऐसी रेखा खिंची होती है, ये वाली रेखा जब खिंची होती है इस तरीके से, ये वाली जो रेखा खिंची होती है बच्चा, ये रेखाएं जो खिंची होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को बच्चा हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको अक्षांश रेखा कहते हैं बेटा।
क्या कहते हैं इनको? अक्षांश। तो अब यहाँ पर बात आती है अक्षांश रेखा के ऊपर, तो मैं इधर ही लिख दूंगा अक्षांश रेखा। ठीक है, तो हम इस पर समझेंगे क्या होता है। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व गिरने वाली, ग्लोब पर कैसी होती हैं ये? पश्चिम से पूर्व गिरने वाली रेखाएं होती हैं। इनकी संख्या बच्चा अगर हम बात करें, इनकी संख्या जो होती है वो ध्रुवों सहित कितनी होती है आपकी? 180, बट भूमध्य रेखा सहित +1 ये होती है। ध्रुवों सहित और भूमध्य रेखा सहित 180 + 1 यानी कि 181। कितनी? 181। और ध्रुवों के बिना, ध्रुवीय के बिना कितना होता है? 179। अगर ये वाली पिलर को ख़त्म कर दें, इस पिलर को ख़त्म कर दें तो कितनी हो जाती है? 179 हो जाती है बेटा। इतनी बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल क्लियर याद रखनी है। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री होती है, यहाँ 0 डिग्री होती है, तो यहाँ से ऊपर कितनी होती हैं? 0 से 90 तक होती हैं। यहाँ 0 से कितनी होती हैं? 90 तक होती हैं। यहाँ 0 से 90 तक होती हैं, यहाँ भी 0 से क्या होती हैं? 90 तक होती हैं। ठीक है, अब इनकी जो दूरी होती है, दो भूमध्य रेखाओं के बीच की दूरी है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा एक जगह सेम नहीं होती। तो औसत दूरी क्या होती है बेटा? एक अक्षांश का औसत मान जो होता है, एक अक्षांश का जो औसत मान होता है वो होता है 111 किलोमीटर। मगर ये जरूरी सही नहीं है, ये हर जगह नहीं होता 111। अब बताओ विषुवत रेखा पर कितना होता है? विषुवत रेखा पर पता कितना होता है? 110.6 किलोमीटर। 110.6 किलोमीटर। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं? बताइए। ठीक है, समझ गए इतनी बात। और ध्रुव पर जाकर जो है ये चौड़ी हो जाती है, ध्रुव पर जाकर ये जो हो जाती है चौड़ी, और 111.7 किलोमीटर हो जाती है वहाँ इनकी दूरी। 111.7 किलोमीटर हो जाती है इनकी वहाँ दूरी ध्रुवों पर जाकर। इतनी बच्चा याद रखोगे आप, बहुत अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद, ये तो होगी बेसिक जानकारी। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व होती हैं, संख्या ध्रुवों सहित 180 + 181 होती है। ध्रुवीय क्या होती है? 179 होती है। ध्रुव छोड़कर एक अक्षांश का औसत मान होता है 111 किलोमीटर। विषुवत क्या होता है? 110.6 होता है। ध्रुव पर कितना होता है? 111.7 होता है बच्चा। ठीक है, अब हम इसी ग्लोब पर जो है, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा विषुवत वाला। ठीक है, अब इसी ग्लोब पर जो है हम समझना चाह रहे हैं और बातें, क्योंकि अब हम ध्रुव पर बात करेंगे, भूमध्य रेखा की हम बात यहाँ नहीं करेंगे। तो बच्चा आपको फिर एक ग्लोब समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ग्लोब बनाना है आपका छोटा सा, उसे फिर समझना पड़ेगा। ये ग्लोब है, ये तो हो गई भूमध्य रेखा। कौन सी हो गई? भूमध्य रेखा बेटा। अब नीचे जो होगी वो होगी मकर रेखा। कैसी हो गई है? मकर रेखा। और ऊपर जो बच्चा हो चुकी है वो हो चुकी है कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है बच्चा, इसके बाद में ऊपर जो एक रेखा होती है उसे हम कहते हैं आर्कटिक। क्या कहते हैं? आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। ठीक है बच्चा, तो भूमध्य को थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, मकर को, ये मकर है, मकर रेखा। ठीक है बच्चा, और यहाँ पर जो होती है एक, वो उसे जो कहते हैं, हम कहते हैं उसको, हम कहते हैं आर्कटिक बोलते हैं इसको भी। क्या कहते हैं? आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक बोलते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका वाला जो होता है, अंटार्कटिका वाला जो होता है, सॉरी अंटार्कटिका लिख दो, चलो इसे अंटार्कटिका लिख दो, अंटार्कटिका रेखा। अब इनकी बच्चा स्थिति होती है, देखिए इसकी कितनी होती है? 66 सही 1/2 अक्षांश पर। और ये जो होती है बेटा ये होती है 23 सही 1/2 अक्षांश पर। ये किस पर होती है? 0 अक्षांश पर बेटा। ये कितनी होती है? 23 सही 1/2 अक्षांश पर बच्चा। और ये होती है 66 सही 1/2 अक्षांश पर। तो ये आपको पता चली गया होगा कि ये स्थिति होती है यहाँ पर इनकी। ठीक है, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किन के बारे में पढ़ने वाले हैं? आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा। तो हम भूमध्य रेखा के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अब भूमध्य रेखा के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है,
अब हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें, और हम देशांत अक्षांश के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे धीरे धीरे आराम से सारी चीज़ों को कवर करेंगे हम। अब जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चा, वो पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इसको मैं इधर कर देता हूँ, खींच देता हूँ थोड़ा सा दोबारा से, और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ी जगह बचनी चाहिए समझने के लिए। ये हमारा हो गया ये, और ये एक रेखा खींची है, ये एक रेखा ये खींची है, फिर एक रेखा ये खींची है हमने, एक रेखा ये खींची बच्चा, और ये एक रेखा यहाँ पर। इसे हम क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा कह सकते हैं बेटा। इसे कर्क रेखा कह सकते हैं, कर्क रेखा कह सकते हैं। इसको हम आर्कटिक रेखा कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं मकर रेखा, और इसे अंटार्कटिका रेखा इसको हम बोल सकते हैं बच्चा। ठीक है, अब हम इसकी स्थिति पता कर ही चुके हैं, हम इसकी स्थिति सब पता कर चुके हैं। देखिए आज जो है ना एक तरीके से हम मान के चलिए, आज पूरा जो है ना ब्रह्मांड खोल कर रख देंगे आपके सामने यहाँ। ठीक है ना, आज पहली बार आप इतनी डिटेल से पढ़ोगे इस चीज़ को कि मज़ा ही आ जाएगा बहुत। ये कितना होता है, इसकी स्थिति कितनी होती है, 66 सही 1/2, 66 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश। ये बच्चा कितना होता है, 23.5 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश। ये कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। ये होता है 23.5 सही 1/2 अक्षांश। ये कितना होता है, 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश। ये होती है स्थिति। अब हम बात करने वाले सबसे पहले कर्क रेखा पर। हम किस पर बात करने वाले बच्चा, कर्क रेखा। अब आपको जो है समझना है बड़े प्यार से, कर्क रेखा को बातों समझना। तो क्या है ये, पहली स्थिति यह है इसकी, 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश पर निर्धारित है, इतने पर निर्धारित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यह कहाँ कहाँ गुजरती है, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका और मध्य अमेरिका में गुजरती है। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूं हिंद महासागर में, हिंद महासागर बच्चा, ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक है बेटा। प्रशांत महासागर के बाद में अगर हम बात करें तो अटलांटिक महासागर, ठीक है बच्चा। अगर हम बात करें ताइवान जल संधि, ये भी सही है, ताइवान जल संधि, ठीक है बच्चा। और हम बात करें तो लाल सागर। अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैक्सिको की खाड़ी यहाँ से गुजरती है। ठीक है भाई, रही बात ये यहाँ पर माही नदी 2 बार काटती है। भारत की नदी है 2 बार इसे काटती है, 2 बार इसको काटती है, 2 बार काटती है यहाँ पर बच्चा, इतनी याद रखना है। ठीक है, सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं यहाँ पर, प्रत्येक वर्ष कब पड़ती हैं, जून को पड़ती हैं। और इसी के चलते उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर होता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें जब इधर पड़ेंगी सूर्य की किरणें, तो केवल प्रकाश जो है इस वाले क्षेत्र पे ही रहता है। जब सूर्य की किरणें, सूर्य यहाँ पर, तो सूर्य की किरणें जब यहाँ पड़ेंगी भैया, सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी, तो सीधी बात है प्रकाश जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, वो इधर ही रहेगा प्रकाश। समझ गए नहीं, उत्तरी गोलार्ध में। तो जब प्रकाश ज़्यादा रहेगा तो दिन लंबा रहेगा, और दिन लंबा रहेगा तो वो कब रहता है, 21 जून को। और सबसे छोटा दिन जो रहता है वो कौन सा रहता है, 22 दिसंबर को रहता है बच्चा। तो इसको आप नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, बढ़िया तरीके से नोट कर लो। दोबारा समझ लेते हैं,
कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रहता है। एशिया अफ्रीका उत्तरी मध्य महाद्वीप में गुजरती है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ताइवान जलसंधि, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी इस पर से गुजरती है। माही नदी भारत में 2 बार इसे काटती है। सूर्य की लंबत किरणें 21 जून को पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध में इसी के चलते जो है सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटे दिन 22। यहाँ पर कौन कौन से भारत के राज्य हैं? अगर भारत के राज्यों की बात करें तो भारत राज्य इसमें कौन से पड़ते हैं? तो एक आपका पड़ जाता है, इसकी ट्रिक है मेरा मित्र पीछे झाग। तो मैं आपको बताता हूँ गुजरात, गुजरात यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर राजस्थान आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर एमपी आ जाता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ जाता है। यहाँ पर आपका त्रिपुरा आ जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पर झारखंड आ जाता है, झारखंड आ जाता है, ठीक है भैया। तो यहाँ कितने राज्य हैं? 8 हैं। तो मेरा मित्र पीछे झाग, ठीक है। तो देखिए ये आपकी कंडीशन है, इनको पहले याद करो इतना। 1-2 की और बात कर लेते हैं, बस 1-2 की और बात कर लेते हैं। 23.5 डिग्री से गुजरती है। गुजरात हमारा हो चुका है, हमारा राजस्थान हो चुका है, मध्य प्रदेश हो चुका है, छत्तीसगढ़ हो चुका है, झारखंड हो चुका है, पश्चिम बंगाल रह रहा है, त्रिपुरा रह रहा है और मिजोरम। तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा क्या रह रहा है? पश्चिम बंगाल रह रहा है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल रह रहा है और एक आपका रह रहा है मिजोरम, ठीक है भाई। तो 4 और 4 8 राज्य यहाँ से गुजरते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है और इसकी ट्रिक है मेरा मित्र पीछे झाग। ये कर्क रेखा का जो है पूरा होल पैकेज आपको बता दिया गया है। आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे और मैं फिर इसके बाद में आपको बताने वाला हूँ, मकर रेखा के बारे में। किसके बारे में? मकर रेखा के बारे में बताने वाला हूँ बच्चा, क्योंकि हमने कर्क रेखा को पूरे तरीके से समझ लिया है, कर्क रेखा को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है बच्चा, ठीक है। इसकी कोई अब दिक्कत है नहीं हमें। अब हम बात करने वाले हैं मकर रेखा की, ठीक है। आपको मुझे ऐसा लग रहा हो कि मज़ा आ रहा होगा आज की क्लास में, क्योंकि बहुत इत्मीनान से क्लास चल रही है और बहुत प्यारे तरीके से चल रही है। एक एक बात आपको हमने शुरू से समझाई है इसके बारे में। अगर इतना भी अगर आप ना सीख पाए तो फिर शायद आपकी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ से, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं मकर रेखा में, मकर रेखा, ठीक है। तो पहली बात तो इसकी स्थिति 23.5 सही, यानी 23 सही 1/2 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश पर टिकी होती है, अक्षांश पर टिकी होती है, क्लियर। अगर हम बात करें ये कहाँ कहाँ से गुजरती है इसकी स्थिति, तो दक्षिण अमेरिका बच्चा, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है बच्चा। अगर हम यहाँ बात करें कि एक नदी है लिम्पोपो नदी, इसे 2 बार काटती है बच्चा। सूर्य की लंबवत किरणें 22 दिसंबर को पड़ती हैं, इसीलिए सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर होता है। ये दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और सबसे छोटा दिन बच्चा ये होता है 21 जून को होता है, ठीक है। इतनी बात आप यहाँ से नोट कर लेंगे और कुछ नहीं है, बस करो जल्दी से नोट इसको, ठीक है। ठीक है बच्चा। इसके बाद क्या होता है, ये कंडीशन इसलिए बनती है जब सूर्य यहाँ होता है, मतलब सूर्य के सामने ही आती है पृथ्वी, तो इसका प्रकाश जो है इस वाले भाग में पड़ता है और यही कारण है कि फिर इसी भाग को जो है प्रकाश से प्रज्वलित कर रखता है, ठीक है। अब आता है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा की हम बात कर लेते हैं बच्चा, कितना है? 66.5 सही, यानी 66 से उत्तरी अक्षांश होता है बच्चा ये, ठीक है। और ये कहाँ पर गुजरता है? अगर हम बात करें तो इसे हम कनाडा कह सकते हैं, कनाडा इससे गुजरती है। ये ग्रीनलैंड से गुजरती है, कहाँ से? ग्रीनलैंड से गुजरती है बच्चा। ये रूस से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? रूस से। ये यूएसए का एक अलास्का है, अलास्का क्षेत्र, वहाँ से गुजरती है बच्चा। ये नॉर्वे से गुजरती है, कहाँ से? नॉर्वे से। ये स्वीडन से गुजरती है,
स्वीडन से, फिर ये फिनलैंड से गुजरती है, फिनलैंड से गुजरती है। कनाडा का एक वो है कनाडा की झील, कनाडा की झील, कनाडा की एक झील है जिसे हम कह सकते हैं ग्रेट बियर झील, बियर झील, ठीक है। इसी से के बीच से गुजर के जाती है रेखा। तो ये हो चुका आपका बच्चा, यहाँ से इसको याद कर लो। 66.5 उत्तरी अक्षांश पर होती है ये वाली रेखा की हम बात कर रहे हैं। और कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, यूएसए, अलास्का क्षेत्र, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इसी क्षेत्र में पड़ते हैं बच्चा। और कनाडा जो है वो ग्रेट बियर झील पर आपका आता है, ठीक है। शायद उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से अच्छे से कवर कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिक रेखा। तो बच्चा इसकी बात करें तो ये कहाँ पर है? ये 66 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश में है, दक्षिण अक्षांश है बच्चा। और ये क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। कहाँ से? अंटार्कटिका से होकर गुजरती है, जिसे सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है, सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश भाग बर्फ से ढका है, बर्फ से ढका है। इसी वजह से बच्चा इसको कहा जाता है। इतना थोड़ा सा याद रखो। तो आपका हो चुका है ये क्लियर। इसको अंटार्कटिक रेखा बोल दिया है हमने। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेखा आती है जिसे हम कहते हैं अश्व अक्षांश। क्या होती है? एक अश्व अक्षांश होती है, उसको भी समझेंगे बच्चा क्या होती है वो। अश्व अक्षांश क्या होती है उसको भी समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, आप चिंता ना करो। अश्व अक्षांश को भी समझेंगे, ठीक है। क्या होती है अश्व अक्षांश? सारी बातें समझने की हैं, कोई चीज़ अलग नहीं है, सारी बातें समझने की हैं, ठीक है। अक्षांश को हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, और देशांतर को अभी हम बाद में करेंगे, पहले अक्षांश देख रहे हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं अब क्या? आपके अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश हम इसको पढ़ने वाले हैं। और ये इसकी जो स्थिति होती है वो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश तक होती है, ठीक है बच्चा। इसमें क्या होता है? यहाँ पर पहली स्थिति ये है कि यहाँ उपोष्ण कटिबंध होता है। क्या होता है? उपोष्ण कटिबंध। बच्चा क्या मतलब? ये 23.5 और इसके बीच में होता है ये वाला एरिया। क्या होता है? ये वाला एरिया, ठीक है। नीचे क्या होता है? ये वाला एरिया होता है अश्व वाला, ठीक है। इतना समझ रहे होगे। उष्ण वायु दाब पेटियों में पवनें मंद होती हैं। यहाँ वायु दाब पेटी में पवनें कैसी होती हैं? पवनें निम्न होती हैं। अच्छा, पवनें निम्न होती हैं तो यहाँ व्यापार करने के लिए जहाज़ों पर घोड़े लेकर जाया करते थे। और जब जहाज़ों पर जो पानी के जहाज़ होते थे घोड़े लेकर जाया करते थे। और जब पवनें हो जाती थी निम्न, हवा चलेगी नहीं, पहले हवा वाले जहाज़ हुआ करते थे, तो क्या हुआ करता था बच्चा कि उस समय पर जब जहाज़ों के यातायात में बाधाएं आने लगती थी तो उन्हें हल्का करने के लिए अश्व जो घोड़े होते थे उनको जो है समुद्र में डाल दिया जाता था, गिरा दिया जाता था, ठीक है, जिससे कि उनका यातायात में बाधा ना आए, जहाज़ डूबने से बच जाए। इसी वजह से इन अक्षांशों को क्या कहा गया है? अश्व अक्षांश कहा गया बच्चा, ठीक है। एक बार देशांतर के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये आपकी जो रेखा खींची होती है ये सब देशांतर होती है यहाँ पर, ठीक है भैया। संख्या जो होती है 180 होती है और +1 181 होती है। एक अक्षांश जो होता है उसका औसत जो होती है लंबाई 111 किलोमीटर होती है, जबकि विषुवत रेखा पर जो होती है वो 110.6 होती है, जबकि ध्रुव पर होती है 111.7। इससे पता चलता है अक्षांश रेखाओं पर जो होता है, अक्षांश रेखाओं पर सभी जगह पर जो है दूरी समान नहीं होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कटिबंध या जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध या जोन कहते हैं, ठीक है बच्चा। ये हो चुका है। अब इसके बाद में जो हम बात करने वाले, सारी रेखाओं के बारे में हमने बात करा है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो ग्लोब बनाएंगे फिर दोबारा से बच्चा, और उसके बाद हम फिर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर हम एक ग्लोब बनाने वाले हैं, फिर उसके बाद हम उसको पढ़ने वाले हैं क्या है वो, ठीक है बच्चा। तो ये जो है हमारा ग्लोब हो चुका है, और ये आपका जो है ये ऐसा मान के चलिए, ये हमारा जो है वो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, और ये हमारा जो है वो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है बच्चा। अब देखिए यही क्या है? देशांतर।
ये क्या है, आपकी देशांतर है। ठीक है, यही क्या है बच्चा, यही आपकी क्या है, देशांतर रेखा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। ठीक है, हम बात करने वाले हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोब में जो उत्तर से दक्षिण क्या होती हैं, ग्लोब में उत्तर से दक्षिण खिंची रेखाएं होती हैं, रेखाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं बच्चा। ठीक है, इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। अगर हम इनकी संख्या की बात करें, तो इनकी संख्या 360 होती है। ठीक है, 360 होती है। ठीक है भैया। ठीक है, अब क्या होती है, प्रधान याम्योत्तर रेखा जो होती है वो 0 देशांतर पर होती है, 0 देशांतर पर होती है, जिसे हम ये कहते हैं। तो ये हमारी कौन सी है, प्रधान याम्योत्तर रेखा है। ये कैसी है, प्रधान याम्योत्तर रेखा है। ठीक है भाई। तो अब क्या होता है, इसके 0 से 180 तो होती हैं पूर्व में, सॉरी पश्चिम में रेखाएं होती हैं। ठीक है, और इसी के 0 से 180 जो होती हैं वो पूर्व में होती हैं रेखाएं। ठीक है, यानी कि अगर इनकी हम बात करें यहाँ तक तो कितनी हैं, 0 से 180। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें तो कितनी हैं, ये भी कितनी है, 0 से 180। ठीक है बेटा, ये होती है। अब बात आती है ये कि जब हम यहाँ पर एक बात और समझते हैं, एक देशांतर का जो दूरी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 111.321 किलोमीटर। ठीक है, जबकि एक देशांतर समय बराबर जो होता है वो कितना होता है, 4 मिनट होता है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में जो है 360 डिग्री घूम जाती है, जिससे हमारा क्या आता है, हमारा कितना आता है, 4 मिनट यहाँ से हमारा आ जाता है। ठीक है बच्चे, यहाँ से अब बात आती है यहाँ पर कि जब भी हम 0 यामोत्तर प्रधान रेखा से किधर पूर्व की ओर चलेंगे, पूर्व की ओर चलने पर 4 मिनट समय में बढ़ोतरी होती है। समय में क्या होती है, 4 मिनट बढ़ जाता है, समय बढ़ जाता है। यानी कि एक देशांतर भी अगर हम इधर चलेंगे तो 4 मिनट समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब इधर आएंगे तो 4 मिनट जो है समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस वजह से गुणन करने की वजह से जब भी हम प्रधान यामोत्तर से पूर्व की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि 4 मिनट का समय जो है बढ़ जाएगा, और जब भी पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं हम तो 4 मिनट का समय क्या होता है, घट जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, इतनी बात यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा की। इतनी बात आपने समझ ली हैं, बहुत अच्छे से समझी हैं कि अब थोड़ा सा और इधर भी लिख देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा जो है इनमें भी फ़ायदा मिले, करने में लिखने में। आपको क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है, इसलिए पूर्व में एक देशांतर चलने पर 4 मिनट की बढ़ोतरी। ठीक है, और पश्चिम में एक देशांतर चलने से 4 मिनट की कमी समय में होती है, बच्चा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, एक डेट हुई थी जिसे हम कह सकते हैं 22 अक्टूबर और 1884 में एक वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ, और वहाँ पर इंग्लैंड के, कहाँ पर भैया, इंग्लैंड के, याद रखना इसको, कहाँ पर हुआ, वाशिंगटन डीसी में हुआ, और इंग्लैंड के निकट,
ठीक है, ग्रीनविच, ग्रीनविच मेन टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, GMT की घोषणा की गई इसकी, जिसे हम कह सकते हैं कि आपकी 0 डिग्री पर क्या की गई, 0 देशांतर को, जिससे कि सभी देशों में जो है समय का निर्धारण पूरी तरीके से किया जा सके। और ये रेखा जो है, ये जो है जिसे हम प्रधान यामोत्तर कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रधान यामयोत्तर रेखा कहते हैं, इसे प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है भैया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अगर प्रधान यामोत्तर कहते हैं तो ये क्या थी, ये रॉयल वेधशाला से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, रॉयल वेधशाला से। कहाँ से गुजरती है, रॉयल वेधशाला से, किसके, ग्रीनविच के। ठीक है भाई, ग्रीनविच की रॉयल वेधशाला से होकर ये गुजरती है। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है भाई, भारत का तुम्हें पता ही है, ग्रीनविच लंदन से 82 पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है बेटा, और वो पूर्वी देशांतर क्या है, 82.5 पूर्वी देशांतर। और कितने मिनट का अंतर है ये आपको पता है, कितने मिनट का अंतर है वो अंतर मिनट का नहीं है, वो 5.5 घंटे का है। वो मिनट का नहीं है, वो 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी और आगे बात करते हैं, समझिए इसको। ठीक है भैया, अब हम बात कर रहे हैं ग्रीनविच के बारे में, यानी कि पहले हम देशांतर के बारे में बात कर लिया है हमने, तो हम ग्रीनविच के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रीनविच रेखा, जिससे हम क्या कहते हैं, GMT रेखा कहते हैं, GMT रेखा कहते हैं, जिसे हम प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, प्रधान यामयोत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है, आरी बात समझ, कितने पर है ये, 0 डिग्री देशांतर पर है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है ये पता होना चाहिए, यहाँ ये पता होना चाहिए कहाँ से गुजरती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक आप याद रख लेना। वो ट्रिक क्या है, घाट में BSF, घाट में BSF, तो इससे जो हो जाएगा वो हो जाएगा घाना। इससे क्या हो जाएगा, घाना हो जाएगा। ए से हो जाएगा अल्जीरिया हो जाएगा। ठीक है भैया, अल्जीरिया हो जाएगा। टी से हो जाएगा टोगो हो जाएगा। एम से आपका हो जाएगा माली, एम से माली। ई से इंग्लैंड तो नहीं कह सकते, इंग्लैंड की जगह हम क्या कह सकते हैं, यूके कह सकते हैं। तो यूके से मिलती है, इंग्लैंड से नहीं, मगर ई से पहचान लेंगे। बी से अगर हम बात करेंगे तो बी से आपका बुर्किना फ्रांसो। ये एस से स्पेन हो गया, एफ से फ्रांस हो गया। तो ये रेखा यहाँ से गुजरती है। ये रेखा बच्चा कहाँ से गुजरती है, देखो यहाँ से गुजरती है। इतना आपने याद कर लिया होगा यहाँ से। ठीक है, आरी बात है, इंग्लैंड के, और ये रेखा जो है वो कहाँ पर है, इंग्लैंड के पूर्व में क्या है, ग्रीनविच है। ग्रीनविच वहाँ से निकलती है, ग्रीनविच निकलती है। ठीक है भाई, आरी बात समझ में, ये इतना थोड़ा सा आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर इतनी बात, बढ़िया भैया, हो गया इतना। चलो इसके बाद में नोट करते हैं कुछ और बात, और नोट करते हैं क्या बातें हैं। देखिए, अब इसके बाद है इसका जो है भारत की, यानी कि GMT जो है भारत की IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कितना पीछे है, 5.5 घंटे पीछे है। तो हम इसे कह सकते हैं या तो GMT से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, या फिर भारत के समय से जो इलाहाबाद नैनी, मिर्ज़ापुर के पास में इलाहाबाद नैनी है, उससे पीछे है। समझ गए नहीं, ऐसा कह सकते हैं। या इलाहाबाद नैनी के पास जो है हमारा मिर्ज़ापुर नैनी से जो निकल रहा है, हम इसे ये भी कह सकते हैं ये हमारा आगे है। ठीक है, तो इसमें कोई अंतर है नहीं,
इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझेंगे, वो क्या है। देखिए अब कहानी कुछ और आ चुकी है, अब कहानी बच्चा कुछ और आ चुकी है। ये तो है हमारा GMT, ये क्या है हमारा GMT, और बच्चा ये हमारा क्या है IST, ऐसा समझेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनमैन टाइम, ये आपका। तो ये किस किस से निकलता है, मैंने आपको बताया था, ये किससे, UK, सबसे पहले UK, ट्रिक मैंने पहले बताई दी है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो स्पेन, दूसरे पे स्पेन, तीसरे पे अगर हम बात करेंगे बेटा तो फ्रांस, चौथे पे अगर हम बात करेंगे तो आपका ये तो हो गए यूरोप के, किसके हो गए, यूरोप के हो चुके हैं 3। ठीक है, अगर हम बात करें तो घाना, इसके बाद में बात करेंगे तो अल्जीरिया, इसकी बात तो करेंगे बेटा तो वो आ जाएगा माली। ठीक है, और इसके बाद जो आ जाएगा टोगो, इसके बाद जो बात करेंगे बुर्किना फासो बेटा। तो ये सब किसके आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे अफ्रीका के बीच में गुजरती है। ठीक है भैया, और इसके बाद में आपका पड़ा एक यहाँ पर, वो पड़ा आपका अंटार्कटिका, ये पड़ा। तो ये तो है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इसके पूर्व में 82 सही 1/2, यानी कि 82 सही 1/2 आपका ईस्ट में क्या है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कहाँ से कहाँ कौन सी गुजरती हैं, इनके बीच का जो समय है ये कितना है 5.5 घंटे। ठीक है भाई, ये 5.5 घंटे हैं। ये कहाँ से निकलती है, यूपी से निकलती है, ये थोड़ा याद रखना है। देखो कई बार आप अपने नक्शे पर पहुँचो और उसके बाद इस वाले बात को करो। जब भी नक्शे पर पहुँचोगे जब आपको पता चलेगा यूपी, ठीक है, यूपी में जब भी आप 82.5 पे पहुँचोगे तो आपका एकदम आएगा यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, आपका क्या जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है भाई, और आपका यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है याद करेंगे, इतना थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने राज्य हैं, वो 5 राज्य हैं। एक तो आपका आ जाएगा यूपी, एक आपका आ जाएगा MP, ठीक है, एक आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर एक आपका आ जाएगा उड़ीसा, ठीक है, और एक आपका बच्चा आ जाएगा यहाँ से आंध्र प्रदेश। तो इसको भी थोड़ा सा याद करो, ये होता हमारा इस तरीके से। ठीक है भाई, क्लियर, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो अब हम इसके बाद में करते हैं, इसके बाद जो बात करते हैं, अगर मैं इसको रफ कर दूं तो इसके बाद हम जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं कुछ टाइम जोन लिखने वाले हैं, और उसी के साथ जो है हम अपनी क्लास को जो है विराम देंगे, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम आप देने नहीं जा रहे हो, तो चलिए अगर हम बात करें इधर USA में टाइम जोन जो है वो मुख्य जो है वो कितने हैं, मुख्य जो टाइम जोन है वो कितने हैं बच्चा, वो है 6, जबकि कुल जो है वो कितने हैं, कुल जो है वो 11, जिसमें 6 तो हो गए मुख्य और 5 हो गए समुद्रीय पारीय, ये हो चुके हैं। यहाँ पर रूस में जो टाइम जोन है वो कितने हैं, वो भी 11 हैं। ठीक है, वो भी कितने हैं, 11 हैं, जबकि फ्रांस में जो टाइम जोन की बात करें तो वो कितने हैं, 12, जबकि भारत में जो है वो कितना है, 1 है। इंग्लैंड में जो है वो कितना है, वो भी 1 है, इंग्लैंड में भी 1 ही है। समझ गए नहीं? तो ऐसे मुख्य जो है हमने यहाँ से सीख लिए हैं टाइम जोन। अब बात आती है नोट इन पॉइंट की। नोट इन पॉइंट की बात हम यहाँ करने वाले हैं। वो क्या है नोट इन पॉइंट, समझिए। 0 देशांतर 0 अक्षांश, 0 देशांतर और 0 अक्षांश कहाँ पर मिलते हैं, तो गिनी की खाड़ी में मिलते हैं, या अंटार्कटिका महाद्वीप में, ये ठीक है भैया। अगर कर्क रेखा पर बात करें, इनकी कर्क रेखा को कहाँ भेजते हैं, ये कर्क रेखा को कहाँ भेजते हैं, अगर कर्क रेखा पर 0 देशांतर आता है तो, अगर हम बात करें कर्क रेखा पर
दूसरा एक तो ये हो गया पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कर्क रेखा पर जीरो देशांतर, जीरो देशांतर, कर्क रेखा पर जीरो देशांतर जो आता है वो कहाँ आता है, अल्जीरिया में। कहाँ पर आता है, अल्जीरिया में। यहाँ पर ही अगर मकर रेखा में बात करें, मकर रेखा पर अगर मकर रेखा में बात करें तो जीरो देशांतर जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, वो कहाँ पर आएगा, मकर रेखा पर जो देशांतर, तो वो आपका आ जाएगा भैया, वो आपका आ जाएगा नामीबिया में। कहाँ पर आ जाएगा, नामीबिया पे आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके साथ जो है आपके यहाँ से हमने जितनी बातें थी हमने आपको कोशिश करी बताने की। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपका टाइम जोन वाली क्लास। और अगर आपको क्लास में आया हो मज़ा, पूरी क्लास अच्छी क्लास रही है, अच्छे की पॉइंट थे इसमें, अगर क्लास में मज़ा आया हो, सेशन में मज़ा आया तो दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ। और आप जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने इतना प्यार दिया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।